इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाह रहा हूँ जिसको सुन के आप खुश तो नहीं होने वाले हैं। बट अगर आपने इस पे ध्यान दिया तो शायद आपके करियर में आपको ना केवल ग्रोथ मिलेगी, बट आपको किसी भी बैड फेज में जाने से पहले आपको समझ में आ जाएगा कि आप उस फेज में एंटर कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं कॉर्पोरेट में जिनको ये तक नहीं पता है आज कि उनका करियर स्टॉल हो चुका है। उनको ऐसा लगता है कि सब तो अच्छा चल रहा है, सैलरी मिल रही है, डेजिग्नेशन पोजीशन है, सब तो ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि सब लाइफ परफेक्ट है और कोई भी इशू नहीं है। पर आप अगर देखोगे, स्टॉल किया हुआ करियर ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको पैसे नहीं मिलते हैं या आपकी नौकरी चली जाती है। वो चुपके से आपके करियर में एंटर करती है और फिर आपको पता नहीं चलता है कि कहाँ आपका ग्रोथ जो है, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ आपका ग्रोथ गायब हो गया है, आपको पता नहीं लगता है। 2-3 साल जब आप उस स्टेट में रहते हैं, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको ये समझ में आने लगता है कि हाँ, मेरा करियर तो स्टैग्नेशन की तरफ जा रहा है और तब तक शायद बहुत लेट हो जाता है और हो सकता है कि उस कंपनी में या जो रोल आप कर रहे हैं उसमें आप फिर रिलेवेंट नहीं रह जाते हैं। इसीलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जिससे आपको ये पता चले कि हाँ, आपका करियर स्टैग्नेशन की तरफ जा रहा है या ऑलरेडी जा चुका है। और फिर अगर ऐसा होता है तो आप ऐसा क्या स्टेप ले सकते हैं जिससे आपका करियर फिर से रिवाइव हो सके। और दूसरी बात है, क्या कुछ ऐसा है फॉर्मूला है जो 90 डेज में या 90 दिनों में आपके करियर को रिवाइव कर सके। आज के इस वीडियो में हम लोग एग्जैक्टली वही डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड और साथ में बने रहिए। वेलकम टू दिस एडिशन ऑफ अनस्क्रिप्टेड। आई एम राहुल गुप्ता. आई एम अ लीडरशिप एंड करियर कोच एंड फाउंडर ऑफ ट्रांसफॉर्म अहेड. Today's edition is a solo podcast. It's just you and me, where I share some of my personal views on topics which is important for your career and growth. This podcast is my space to unpack raw, often unspoken challenges which professionals face, including career pivots or leadership dilemmas or certain issues which are not spoken widely and discussed. I'm going to unpack all this for you. Whether you are navigating a crossroad or chasing the next big breakthrough or just need a relatable conversation, this space is for you. So let's dive in. एक स्टॉल्ड करियर कोई ड्रामा के साथ आपके पास नहीं आता है, या फिर आपको ये नहीं लगता है कि कुछ बहुत ही ड्रास्टिक हो गया है जिसके कारण आपका करियर स्टॉल हो गया है। वो धीरे से आता है और आपके ग्रोथ में इम्पैक्ट करना शुरू करता है और शायद आपको पता भी नहीं चलता है। जनरली क्या होता है जिससे आपको ये समझ में आए या इंडिकेशन मिले कि हाँ, मेरा करियर स्टैग्नेशन की तरफ जा रहा है? देखिए, आपको सैलरी आपको टाइम से मिल रही है, आपका अप्रेज़ल भी हो रहा है, शायद आपको 5% हाइक, 8% हाइक, जो भी कंपनी की इंटरनल हाइक है वो भी मिल रही है। सब कुछ तो ठीक चल रहा है, सबके साथ बातें भी नॉर्मल हो रही हैं। तो फिर आपको स्टैग्नेशन का ऐसे ही कोई भावना आपके अंदर आना बड़ा मुश्किल है, नहीं होता है, ठीक है? बट आप ऑब्ज़र्व कीजिए धीरे-धीरे, आपका इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट कैसे चेंज हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इम्पोर्टेंट मीटिंग हो रही है, कहीं न कहीं क्या आपको किसी मीटिंग में इग्नोर किया जा रहा है? आप मीटिंग में आ रहे हैं पर आपको टॉकिंग पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर कोई भी आपको वो चांस नहीं दे रहा है ताकि आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकें। लोग दूसरे का नाम बुला रहे हैं, शायद आपका जो बॉस है वो दूसरे किसी का नाम लेके उसको बोल रहा है कि अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है, या तुम बताओ, बट आपको वो चांस नहीं मिल रहा है, राइट? दूसरा ये भी हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, आपको मीटिंग इनवाइट तक नहीं आती हैं, और जब मीटिंग इनवाइट नहीं आती हैं, आपको पता नहीं चलता है कि ये मीटिंग हो चुका है। फिर अचानक आप किसी से सुनते हैं कि भाई ये मीटिंग हो गई है, और आप पूछते हैं इस मीटिंग में क्या हुआ, और आपको लगता है कि अरे इस मीटिंग में तो मुझे होना चाहिए था, मुझे इनवाइट क्यों नहीं आया? तो वहाँ पे आपको धीरे-धीरे इग्नोर किया जा रहा है, तो आपको इन्विटेशन भी नहीं आ रही है। या फिर मान लीजिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च हो रहा है, उसमें हो सकता है आपके पीयर कुछ इनवाइटेड है जो उस इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव का हिस्सा बन रहे हैं, बट आपको नहीं बुलाया जा रहा है उस इनिशिएटिव में हिस्सा बनने के लिए, राइट? इस तरह के छोटे-छोटे चेंजेस, नट्स एंड बोल्ट्स होना शुरू होता है। या फिर मान लीजिए कोई एक इंटरनेशनल सेकॉन्डमेंट का अपॉर्चुनिटी आया हुआ है, राइट? आपको पूछा तक नहीं जाता है
और आपको ऐसा लगता है कि आप ही सबसे ज्यादा एलिजिबल हैं जिसको भेजना चाहिए था उस सेकंडमेंट अपॉर्चुनिटी में, बट कोई और चला जाता है, फिर आपको निराशा होती है। ये सारे छोटे छोटे इंडिकेटर्स हैं जहां पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि धीरे धीरे आपका इंपॉर्टेंस कम हो रहा है, धीरे धीरे लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो आपको वो महत्व नहीं दे रहे हैं जो आपको पहले मिलता था। हाँ, आपकी सैलरी चल रही है, अप्रेजल हो रहा है, लोग आपसे बातें कर रहे हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि जब करियर स्टॉल्ड होता है तो कोई ड्रामा नहीं होता है वहां पे, ऐसे धीरे धीरे होता है। और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का ये एक अनसेड ट्रूथ है कि जब आप इग्नोर्ड होना शुरू होते हैं तभी आपकी इंपॉर्टेंस और इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस कम होना स्टार्ट हो जाती है। आपके साथ क्या कुछ ऐसा हो रहा है? आप सोचिए, आप थोड़ा इस चीज को ध्यान दीजिए कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है। इसीलिए इस बात पे गौर करना बहुत जरूरी है और इस पे एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अगर आप समय रहते इस पे करेक्टिव एक्शन नहीं लेते हैं, बोलना बड़ा मुश्किल है कि अगले साल क्या होगा। जो आज अप्रेजल नॉर्मल हो रही है, जो बातें लोगों से नॉर्मल हो रही हैं, क्या वो भी होंगी, या फिर धीरे धीरे मे बी आपको बोला जाएगा कि एक अप्रेजल आपका खराब होगा, फिर दूसरा आपका खराब होगा, तीसरे में आपको बोला जाएगा कि आप परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान पे जाइए। और अगर ऐसा होता है तो बाद में फिर मुसीबत इतना बढ़ जाएगा आपके लिए, फिर आप कंपनी छोड़ने की सोचोगे जहाँ पे आपने 7-8 साल लगा दिए सब कुछ बिल्ड करने में, एक कंपनी में अपनी लॉयल्टी, अपना लीडरशिप के साथ अपने रिलेशनशिप्स, लोगों के साथ, टीम के साथ अपना रिलेशनशिप, सडनली आप एक नोबडी की तरह बन के रह जाएंगे और फिर फाइनली आपको छोड़ना पड़ेगा या आपको निकाल दिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति ना हो उसके लिए मैं आपको कुछ इंसाइट्स देने वाला हूं। और 90 डेज में एग्जैक्टली आप ये इंसाइट को फॉलो कीजिए तो देखिए आपको चेंज आना, आपके वहां पे एनवायरनमेंट में चेंज आना शुरू होगा और ज़रूर होगा। तो इसको आप ध्यान से सुनिए और हो सके तो एक नोटबुक लेके आप बैठिए ताकि जो जो मैं पॉइंट्स या टिप्स आपको बताऊंगा आप उसको नोट डाउन कीजिए और फिर उसके ऊपर काम कीजिए। मेरे करियर में भी दोस्तों एक ऐसा फेस था जहाँ पे मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, बट कहीं ना कहीं मैं वो इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं कर पा रहा था। और साल भर ये होने के बाद मैंने रियलाइज किया कि एक्चुअली मेरा इंपॉर्टेंस, मेरा इन्फ्लुएंस, मेरी इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन में कम हो रही है। लोगों के साथ बातचीत करने में भी समझ में आता है, जहाँ पे लोग मेरे साथ बैठ के समय बिताने की कोशिश करते थे पहले, ये सिचुएशन होने के बाद मैंने देखा कि लोग कम से कम टाइम देना चाहते हैं। और फिर कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर वो सेल्फ डाउट का क्लाउड जो है वो आपके दिमाग में चलने लगता है कि यार मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग मुझसे ठीक से पेश नहीं आ रहे हैं, मेरा बॉस मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देता है, लोग मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं शायद मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है। और ये सेल्फ डाउट जो है ये आपको बहुत परेशान करता है और ओवर थिंक करवाता है। इसको अगर रोकना है, और मैं खुद के एक्सपीरियंस से ये आपको बताने वाला हूं कि इसको रोकने का उपाय है, बट आपको समय पे एक्ट करना है। अगर आपके पास एक 90 डे पीरियड है, आपने रियलाइज किया हाँ कुछ तो गड़बड़ है, ठीक नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं इंपैक्ट इन्फ्लुएंस मेरा कम हो रहा है, लोग मुझे वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। जिस मोमेंट में आपने रियलाइज किया उसी मोमेंट में आपको इस चीज को इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने 90 डे पीरियड को, जिसमें आपको ये चीज पे करेक्टिव एक्शन लेना है इस चीज पे, उस पीरियड को 30-30-30 तीन पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए। ओके? और जो फर्स्ट पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और लोग वहीं पे स्किप करते हैं। उनको लगता है कि अरे ये अच्छा नहीं चल रहा है तो चलो कुछ एक्शन लेते हैं, कुछ एक्शन दिखेगा लोगों को तो फिर लोग मेरे को नोटिस करना स्टार्ट करेंगे। और एक बार नोटिस करना स्टार्ट करेंगे तो शायद मेरे में वो चेंज दिखेगा और फिर से मुझे वो पुराना जो मेरा इन्फ्लुएंस था वो वापस आ जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है दोस्तों। सबसे पहले एक्शन लेने के पहले देखिए, एक्शन एक आप रेस ट्रैक सोचिए, अगर 5 लोग रेस में भाग रहे हैं, ठीक है, जो बंदा सबसे तेज भाग रहा है वो बंदा हो सकता है कि रेस में लास्ट आएगा। इसलिए लास्ट आएगा क्योंकि चारों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, राइट डायरेक्शन में, उल्टा भाग रहा है। उल्टा भागने वाला चाहे कितना भी तेज भागे वो कभी भी फर्स्ट नहीं आ सकता, वो हमेशा लास्ट ही आता है।
तो आपको सबसे पहले अपनी डायरेक्शन को समझना है। डायरेक्शन का मतलब है क्लैरिटी लाइए, अपनी चीजों में क्लैरिटी लाइए। सबसे पहले तो बैठिए और सोचिए कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हो। ठीक है, मतलब आप ये सोचो कि नंबर वन, आप क्या काम करते हो, अपने रोल को एनालाइज कीजिए। आप अपने कॉम्पिटेंसी और रोल को समझने की कोशिश कीजिए कि आपसे रोल में, आपके रोल में क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको क्या डिलीवर करना है, आपके केपीआईज क्या है। इन सब चीजों को लिखिए। ठीक है, रोल का सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन लिखा, केपीआई लिख। ना ये चीज मैं क्यों लिखने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि क्या होता है, लोग जब काम करना शुरू करते हैं, राइट, लोगों को ऐसा होता है कि जब जॉब फर्स्ट टाइम वो जॉब ले रहे हैं ना, तो वो जेडी पढ़ते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, जेडी के हिसाब से सीवी ठीक करते हैं, सब कुछ करते हैं। बट एक बार नौकरी में घुस गए और घुसने के बाद मान लीजिए साल 2 साल उन्होंने निकाल लिया। प्रॉब्लम ये होता है कि फिर लोग इस पे ध्यान देना ही बंद कर देते हैं। रोल चेंज हो गया है, 2 साल बाद आपने कुछ दूसरा रोल किया, उसके बाद साल भर बाद कोई तीसरा रोल किया, फिर चौथा रोल किया। रोल टू रोल टू रोल आप मूव कर रहे हो, पर क्या आप कभी डॉक्यूमेंट करते हो कि भाई ये मेरा रोल है जिसमें ये मेरे रेस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज है, ये मेरे केपीआईज हैं, ये मुझे डिलीवर करना है, इनसे सब में सबसे इंपॉर्टेंट केपीआई ये है, वगैरह वगैरह। अनलेस आप सेल्स फंक्शन में हो जहां पे टारगेट ओरिएंटेड रोल है, आपको एग्जैक्टली पता है कि भाई इतना रेवेन्यू लाना है या इतना प्रॉफिटेबिलिटी करना है, तो आपको इतना बोनस या इंसेंटिव मिलेगा, वही लोग ट्रैक करते हैं। बाकी सब लोग शांति से सो रहे होते हैं क्योंकि वो अपनी केपीआई पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट करना तो बहुत दूर की बात है, सोचते भी नहीं है। तो सबसे पहले उसके बारे में सोचिए और उसको लिखिए। दूसरा ये सोचिए कि आपके बॉस के गोल्स क्या है। ठीक है, और आपके गोल्स क्या आपके बॉस के गोल्स से अलाइंड है या नहीं है। ठीक है, तो वो आप अलाइनमेंट के बारे में सोचिए। तीसरा ये सोचिए, अगर आप टीम मैनेजमेंट रोल में, आपके नीचे लोग हैं, तो ये सोचिए कि आपका एज अ मैनेजर क्या परसेप्शन है, आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं। जाइए थोड़ा बात कीजिए लोगों से, फीडबैक लीजिए, आपको समझ में आएगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ज़्यादातर तो मैनेजर्स फीडबैक लेने में ही कतराते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि नीचे वाला बंदा मुंह खोलेगा तो हो सकता है कि कुछ उल्टा सीधा बोलेगा, और आपका ईगो आपको अलाउ नहीं करता है वो चीज़ करने में। और इससे क्या होता है, इंपॉर्टेंट फीडबैक मिस हो जाता है। एक बंदा हो सकता है या दो बंदे हो सकते हैं आपके बारे में कुछ बोलते हैं नेगेटिव भी, उसको एज अ फीडबैक लीजिए, उसको नेगेटिविटी के साथ मत देखिए और अपने ईगो को साइड में रखिए। अगर आपको उन्नति करना है ना, तो ईगो को साइड में रखिए और फिर इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। तो आपने अपवर्ड देख लिया, अपने डाउनवर्ड देख लिया, थोड़ा पीयर ग्रुप में भी देख लीजिए कि भाई अगर क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन आप करते हैं, मान लीजिए आपका फंक्शन डिलीवरी फंक्शन है, आप फाइनेंस के साथ काम करते हैं, लीगल के साथ काम करते हैं, मार्केटिंग के साथ काम करते हैं, थोड़ा उनसे भी बात कीजिए और देखिए कि उनके एक्सपेक्टेशन क्या है, आप क्या फुलफिल कर रहे हैं ये सब। तो ये सारी चीज़ों में क्लैरिटी लाइए, अपने एज इज को समझिए कि लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे। और फिर आप ये देखिए कि जो आप उनको दे रहे हैं, जो आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, और सर्विस मेंटालिटी से देखिए। ये मत सोचिए कि भाई आपका ये डिजिग्नेशन है, आप सीनियर मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, ये सब मत सोचो। आप ये सोचो ये एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो बॉस का हो, चाहे वो पीयर ग्रुप का हो फ्रॉम क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन, या टीम का हो, या फिर आपका करंट रोल जो केपीआईज वगैरह हैं। आप जो एक्सपेक्टेड है आपसे और आप जो दे रहे हैं, उसके बीच कोई गैप है क्या? अगर गैप है तो उस गैप को लिखिए और समझिए कि वो गैप क्या है। और यही आपको क्लैरिटी देगा और बताएगा कि कहाँ आप अच्छा कर रहे हैं, कहाँ आप चूक रहे हैं। ये तो हो गया काम का, काम के बारे में बात, राइट। दूसरा आप ये देखिए कि ऑर्गेनाइजेशन में आपकी खुद की पोजीशनिंग क्या है, और वही आपका पॉइंट नंबर 2 है। सो पॉइंट नंबर 1 है क्लैरिटी, जो आप 30 डेज में ये सब डॉक्यूमेंट करके, समझ के, बातचीत करके, फीडबैक करके आप जुगाड़ करते हैं और फिर अपनी गैप को डिफाइन करते हैं। तो आपको ये पता लग गया कि क्या अच्छा चल रहा है, क्या अच्छा नहीं चल रहा है, कहाँ आप लैग कर रहे हो। ठीक है, ये समझने के बाद आप सेकेंड 30 डे पे अपने पोजिशनिंग के बारे में सोचिए। पोजिशनिंग को अगर मैं आपको बहुत सिंपल टर्म में समझाऊं तो ये होता है, सपोज आप किराने वाले शॉप में जाते हो और बोलते हो भैया एक मेरे को साबुन दे दो, ठीक है, या एक मेरे को आप टूथपेस्ट दे दो। तो जनरली अगर आप कोई ब्रांड नहीं बताते हो तो वो बंदा क्या लेके आता है? ज़्यादातर देखोगे तो कोलगेट ला के देगा, सेफ ऑप्शन है उसके लिए भी, उसने कोई ब्रांड पूछा नहीं आपसे, आपको एक कोलगेट ला के दे दिया। ठीक है, आपने बोला कि एक साबुन दे दो तो वो लक्स ला के दे दिया आपको। अभी वो कोलगेट क्यों ले आया?
वो तो पतंजलि ले आ सकता था, पेप्सोडेंट ले आ सकता था, डाबर ले आ सकता था। वो लक्स क्यों लेके आया? वो फियामा ले आ सकता था, वो कुछ और ले आ सकता था। वो इसलिए क्योंकि ये जो ब्रांड्स हैं इन्होंने ऐसा एक इमेज बनाया है कंज्यूमर के माइंड पे कि जब भी वो प्रोडक्ट के बारे में बात होती है ना तो आपको वो ब्रांड का इमेज रिकॉल होता है ना। उसी तरह आपका भी एक ब्रांड होता है, आपकी भी एक पोजीशनिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन में। आप जाने जाते हो किसी चीज़ के लिए, वो पोजीशनिंग आपको समझना बड़ा ज़रूरी है कि मैं किस चीज़ के लिए जाना जाता हूँ। पहला तो ये है कि आप जाने जाते हो भी कि नहीं, लोग आपको ध्यान रखते हैं, रिकॉल फैक्टर करते हैं कि नहीं। अगर करते हैं तो किस चीज़ के लिए, किस कॉम्पिटेंसी के लिए आपको रिकॉल करते हैं, राइट। अगर मान लीजिए आप आईटी में हैं, राइट, और आईटी में आप साइबर सिक्योरिटी पे काम करते हैं, राइट, तो कोई अगर मान लीजिए क्लाइंट का नया रिक्वायरमेंट आया तो क्या जो सीनियर बंदे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि भाई इनको बुलाइए क्योंकि ये साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है हमारे, ही शुड बी देयर इन द रूम, उनको रूम में होना जरूरी है। तो वो रिकॉल फैक्टर है क्या, वो पोजीशनिंग है क्या? और अगर वो पोजीशनिंग नहीं है तो वो पोजीशनिंग क्यों नहीं है? आप ये सोचो, बहुत लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि भाई मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लोग मुझे पहचानते हैं, लोग जानते हैं, लोग मेरा काम देखते हैं और मेरे काम को देख के वो समझ जाएंगे कि हाँ ये मेरा ही किया हुआ है। राम भरोसे रहना है तो राम भरोसे रहिए, बट काम के बारे में भी एडवोकेसी करना आपका ही काम है। मतलब अगर आपने कुछ अच्छा प्रोजेक्ट किया तो क्या आप लोगों को बताते हैं कि आपने ये अच्छा प्रोजेक्ट किया? आप अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव में काम करते हैं और उसका कुछ रिजल्ट आता है तो आप क्या उसके बारे में बात करते हैं? क्या आप अपनी स्टोरी में वो प्रेजेंट करते हैं? जब भी आपको मौका मिलता है रूम में बात करने के लिए तो क्या आप उसके बारे में बताते हैं? देखिए बात यह है ना कि लोग बोलते हैं बहुत क्रूड वे में कि अपना ढोल नहीं पीटना है, मार्केटिंग नहीं करना है, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं खुद क्यों मार्केटिंग करूँ, बॉस देखेगा समझेगा। तो वो जमाने गए, ठीक है। अगर आप अपना खुद की एडवोकेसी नहीं कर पा रहे हो ना तो कोई और नहीं आने वाला है, आपका बॉस भी नहीं देखेगा। वो बोलेगा ठीक है वर्क हॉर्स है, काम कर रहा है, इसको काम देते रहो, ये काम करके खुश रहेगा, इसको फिर प्रमोशन देना है या नहीं देना है बाद में देख लेंगे, हाइक इसको जो बेयर मिनिमम है देना है दे दो, क्योंकि इसको खुद की नहीं पड़ी है तो हमको क्यों पड़ी है इसके बारे में, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने काम के बारे में, अपने बारे में, अपने कॉम्पिटेंसी के बारे में लोगों से बराबर बातचीत करते रहते हैं ताकि लोगों को ये पता रहे। क्योंकि लोगों को अगर ये पता नहीं है कि आप क्या करते हैं तो लोग आपके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। कोलगेट का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर कोलगेट की जगह कोई भी ब्रांड ले लीजिए जो कि अच्छी ब्रांड है, ठीक है। अगर कोलगेट अच्छा प्रोडक्ट है बट वो फैक्ट्री में रहता और वो अपनी एडवर्टाइज नहीं करता तो क्या आपको पता होता कि कोलगेट चीज़ क्या है? नहीं पता होता ना। तो उसी तरह इधर भी ऐसे ही है कि अगर आप अपने बारे में नहीं बोलोगे, आप कितनी भी अच्छी और बड़े बड़े वो हो, मतलब अपने काम में एकदम सॉलिड हो, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है लोगों को। तो आप भी बोलिए, वरना कोलगेट लाखों करोड़ों रुपया एड में बराबर नहीं देता रहता, आज भी देता है ऐड, राइट। वो रोक नहीं दिया है, वो प्रोडक्ट सुपर हिट है फिर भी आज भी ऐड देता है। क्यों देता है? क्योंकि लोगों को याद दिलाना पड़ता है। आप भी लोगों को याद दिलाइए। दूसरा है कि ये 30 दिन जो सेकेंड 30 डेज है, आपने अपने पोजीशनिंग पे काम करना है। आपको लोगों को बताना है कि आप क्या हो, कौन हो, क्या करते हो, और अपनी अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करनी है और वो सबके साथ करनी है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, साइडवेज, क्लाइंट टीम, अदर स्टेक होल्डर, प्लीज़ सबके साथ कीजिए, रुकिए मत। ये हो गया आपका सेकेंड 30 डे का प्लान, विच इज परसेप्शन एंड पोजीशनिंग। जो लास्ट 30 डे है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको ये करना है, लास्ट 30 डे है इम्पैक्ट, ठीक है। फर्स्ट 30 डे हमने बात किया किसके ऊपर? क्लैरिटी। सेकेंड 30 डे हमने बात किया किसके ऊपर? पोजीशनिंग। और थर्ड है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट ये नहीं होता है कि मैं 50 चीज करता हूं दिन में, ठीक है। आप 50 कीजिए, 500 कीजिए, 5,000 कीजिए, लोगों को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपका केपीआई क्या है? आपने वो क्लैरिटी अचीव किया है, आपका गैप क्या है उस केपीआई में फुलफिल करने का? जो रिजल्ट्स या आउटकम होता है वही मैटर करता है। सेल्स वाला बंदा कितना भी बकर कर ले पर सेल्स ना कर पाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में। मार्केटिंग वाला बंदा कितना भी बातें कर ले, कितनी भी अच्छी बड़ी बड़ी बातें कर ले, बट अगर वो सेल्स को सपोर्ट नहीं कर पाता है और ज़्यादा सेल्स को ग्रो करने में, तो मार्केटिंग का कोई वैल्यू नहीं है, राइट। फाइनेंस वाला बंदा अगर फाइनेंस में चाहे कितना भी वो सीए ऑल इंडिया रैंक 1 हो या एमबीए फाइनेंस टॉपर हो, बट अगर वो बेसिक नंबर में कहीं गलती करता है या बेसिक मॉडल नहीं बना पाता है फाइनेंस का, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उसी तरह हर रोल में
इम्पैक्ट किस चीज़ पे होता है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप अपने रोल में ये सोचिए, आपके पास 5 केपीआई हो या 10 केपीआई हो, बहुत सारे केपीआईज है, आपको सबको टिक मार्क तो करना ही होगा। अगर आपको बोनस चाहिए, इंसेंटिव चाहिए, अपना वेरिएबल पे चाहिए, तो जो ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया आपके रोल के हिसाब से आपको तो करना ही है। बट उसके अलावा आप ये सोचिए कि जो बड़ा इम्पैक्ट है वो क्या है। सिंपल है बहुत, सेल्स को टारगेट अचीव करना होता है, मार्केटिंग को सेल्स इन्फ्लुएंस रेवेन्यू देना पड़ता है, फाइनेंस को मेक श्योर करना है कि समय पे बुक क्लोजर हो रहा है, रिपोर्टिंग हो रहा है, राइट। डिलीवरी वाले को ये देखना है कि टाइम से डिलीवरी हो रहा है, उसका नेट प्रोमोटर स्कोर हाई है। इसी तरह से कुछ कुछ केपीआईज बहुत ही स्टैंडर्ड और हाई इम्पैक्ट केपीआईज होती हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो इम्पैक्ट क्रिएट किया जहाँ पे आपका केपीआई इंपॉर्टेंट केपीआई है, आपने अगर वो इम्पैक्ट क्रिएट किया, आप देखोगे कि लोग आपको सैल्यूट करेंगे। लोग बोलेंगे अरे यही है वो बंदा या यही है वो बंदी जो हमको चाहिए था, ये लीडरशिप मटेरियल है। क्योंकि ये बंदा या बंदी जो भी है, ये इम्पैक्ट क्रिएट करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करता है, ये अपने रोल को समझता है, इसको हमको नेक्स्ट लेवल पे लेके ही जाना है, बिकॉज दैट इज हाउ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क। एक बिग फोर में अगर आप सोच लो, पार्टनर कौन बनता है? पार्टनर वो नहीं बंदा बनता है जो सिर्फ चीज़ों को डिलीवर कर सकता है। पार्टनर वो बनता है जो डिलीवर तो कर सकता है, एट द सेम टाइम जो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सकता है, विच मीन्स वो रेवेन्यू अचीव कर सकता है, मार्केट में जाके डील क्लोज कर सकता है, लोगों को रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता है, क्लाइंट्स के साथ अपने अकाउंट को ग्रो कर सकता है ईयर ऑन ईयर। ओके, तो आप हो सकता है अपने काम में बहुत अच्छे हैं, पर अगर वो जो इम्पैक्ट वाला चीज़ है वो आप क्रिएट नहीं कर पाते हो, तो मैनेजमेंट आपको कभी वो इंपॉर्टेंस या ग्रोथ नहीं देने वाला है। यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग बस चीज़ें करते रहते हैं, सब चीज़ अच्छा से कर रहे हैं, तो वो थोड़ा 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 करके ग्रो करते रहेंगे। बट जब वो सीनियर स्टेज में पहुंचते हैं, सीनियर लेवल पे पहुंचते हैं, तो वो स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। ये मैं बोल बोल के थक जाऊंगा रिपीट करके, बट आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपके रोल में वो स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट किस चीज़ से होता है। मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए, आपको अपने रोल के बारे में सोचना है। हाँ, चैट जीपीटी यूज़ कीजिए, आप एआई यूज़ कीजिए, पता कीजिए, क्वेश्चन पूछिए ना उससे, एआई से। आजकल तो हर कोई चैट जीपीटी यूज़ करता है, तो उसमें डालिए और बोलिए कि भाई ये मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट है, ये मेरा रोल्स केपीआईज है, अब बताओ कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल क्या है। आपको चैट जीपीटी तो एक आंसर दे ही देगा, कुछ ना कुछ तो बताएगा। उसके ऊपर आइडिया लीजिए और काम कीजिए। लास्ट 30 डेज में इम्पैक्ट के ऊपर में काम कीजिए, ताकि लोगों को वो समझ में आ जाए कि भाई इस बंदे को अगर इग्नोर किया तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा नुकसान है, इसको हम लोग खो नहीं सकते हैं, मार्केट में कॉम्पिटिटर की तरफ इसको जाने नहीं दे सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए जो देना है दो, पर इसको रोको, इसको रखो, इसको प्रमोट करो, इसको ग्रोथ दो, बट द पर्सन हैज़ टू बी इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गया आपका लास्ट 30 डेज का प्रोग्राम, इम्पैक्ट के ऊपर काम करना। दोस्तों, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये जो प्रॉब्लम है ना, करियर स्टैग्नेशन या करियर स्टॉल हो जाना, स्टक हो जाना, ये फीलिंग बहुत ही बैड फीलिंग है। और जब तक आप ये फीलिंग में पहुंचते हो ना, और बहुत नुकसान हो चुका होता है, काफ़ी समय जा चुका होता है आपके हाथ से, और फिर आपकी डीमोटिवेशन होती है, कॉन्फिडेंस लॉस होता है, सेल्फ डाउट होता है। मैं गुजर चुका हूँ इस चीज़ से, इसीलिए आपको मैं ये समझा रहा हूँ कि इस चीज़ को समझिए, जल्दी समझिए। ये मत सोचिए कि सैलरी आ रही है, अप्रेजल अच्छा से हो रहा है तो सब सही है। आप कोशिश कीजिए अपनी वो क्लैरिटी के ऊपर काम करने की। जो फर्स्ट 30 डेज का है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है बिगिनिंग में, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप एंड में है इम्पैक्ट, और बीच में पोजीशनिंग। ये तीन चीज़ अगर आपने हासिल कर लिया, क्लैरिटी, पोजीशनिंग और इम्पैक्ट। क्लैरिटी आ गई तो आपको सही दिखेगा, पोजीशनिंग हो गई तो लोग आपको सही देखेंगे, और इम्पैक्ट हो गया तो दुनिया आपको सैल्यूट करेगी। उसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहूँगा ताकि आप करियर में ग्रो करते रहें और मुझे थोड़ा आनंद मिलता रहे, ताकि आपके साथ आपका सक्सेस मैं शेयर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। Thank you for tuning in to this episode of Unscripted. What I shared today, if it moved the needle for you even a little bit, please do share your thoughts in the comment section. And don't forget to subscribe us on YouTube, Spotify or Apple Podcast, or just follow me on LinkedIn. If you are curious to explore deeper conversation and real transformation, do visit us at transformahead.com to know more about our community Transform Ahead Leadership Circle. Until next time, stay curious, stay grounded,
and lead with clarity, confidence, and commitment.